नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी, एडवोकेट, टेक्नो इकोनॉमिक एक्सपर्ट, और मैं तो कहूँगा जियो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट भी हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, हमारा भी, विजय सरदाना जी इनसाइट्स, विजय सरदाना जी का भी। और विजय सरदाना जी ने एक और नया चैनल भी चलाया, क्या नाम है उसका? लीगल गाइड्स, विजय सरदाना लीगल गाइड्स। लीगल गाइड्स। तो इन सबको और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और और सर हमारे एक और मर्चेंडाइज सेक्शन। एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल आप जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो रहे हैं। जी। तो दर्शकों से ये भी अनुरोध है कि हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन पे जाएं, धर्मापड़ा पर नीचे दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे विंटर सेल चल रही है और 30% डिस्काउंट चल रहा है, उसका लाभ उठाएं। स्वागत है आपका विजय जी। ये पुतिन साहब का विजिट हो गया, और पुतिन साहब का विजिट जो है अधिकतर लोगों ने जियो पॉलिटिकल एंगल से उसका विश्लेषण तो किया है, लेकिन जियो इकोनॉमिक एंगल से उसका विश्लेषण कम हुआ है। और सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछूंगा आपको कि भाई, ये जो भी सारी चीजें जो जो आया ज्वाइंट स्टेटमेंट या जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कोई ऐसा कोई हॉट आइटम तो था नहीं। पुतिन साहब को आने की जरूरत क्या थी? सर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपका है। देखिए वो होना भी नहीं था जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। अगर जानबूझ के कोई ये कहा जाता कि रशिया से हम SU-57 ले रहे हैं या S-400 या 500 ले रहे हैं, इसका मतलब ये था कि हम सीधा सीधा ट्रंप की आंखों में उंगली गाड़ रहे हैं, हम्म। और डिप्लोमेटिकली वो उचित नहीं था। और इसीलिए अगर आप देखें तो ये डिस्कशंस और डील्स तो देखिए 12 महीने दोनों देश आपस में बात करते हैं। ये डील क्या देना है क्या लेना है ये सिर्फ एक दिन में तो तय होता नहीं। डिफेंस डील्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल असेसमेंट्स हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और वो जारी रहती है। वो ना तो पुतिन साहब के लैंड होने से शुरू होती है और ना डिपार्चर होने से खत्म होती है। तो ये मानना कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मैं भी देख रहा था बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन था कि कुछ तो मिला नहीं, ये बहुत ही गलत ऑब्जर्वेशन होगा। क्योंकि जो मिलना था वो मिल चुका है, और जो अंडरस्टैंडिंग और होना था वो हो चुकी। अब हर चीज पब्लिकली बताया जाए और ट्रंप को चिढ़ाया जाए, ये कोई जरूरी तो नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जिस तरह से आज दुनिया के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन है और भारत पे लगातार टैरिफ लगाकर ट्रंप साहब धमका रहे हैं, और भी भारत के दुनिया भर में हित हैं उन पे नुकसान ना हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रंप की किसी कार्रवाई से, तो बहुत कुछ भारत की सरकार को बचा के कदम बढ़ाने होंगे। और वही इस बार भी भारत सरकार ने किया। तो मुझे लगता है कि देश की जो नीति है और जो डिस्प्ले ऑफ कमिटमेंट्स हैं, ये बिल्कुल सही दिशा में है, इसमें कोई चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। और बहुत ज्यादा ये कहना कि साहब कुछ मिला नहीं, ट्रंप साहब और पुतिन साहब आए और चले गए, क्या फायदा हुआ? तो मुझे लगता है सर सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत पे हमने बहुत दबाव बढ़ते हुए देखा, ट्रंप साहब की धमकियां देखी, यूरोप की तरफ से धमकियां देखी, सब तरीके से तमाशा देखा। उसके बाद भी जो दोस्ती है भारत और रशिया के बीच में, उस दोस्ती में दरार नहीं आई। ये एक सबसे बड़ा मैसेज था। और मुझे लगता है कि ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि भारत अपने दोस्तों के साथ अगर खड़ा होता है तो फिर वो सुख दुख में दोनों समय खड़ा रहता है। ये मैसेज भारत के तरफ से जो दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैसेज है आज की जिस तरह से टर्बुलेंट इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में, उसमें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव विजिट रही है, बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। सिर्फ ट्रंप साहब के लिए नहीं था, ये पूरे ग्लोबल साउथ के लिए था कि अगर आप इंडिपेंडेंट
पॉलिसीज रखते हैं और आप कमिटेड हैं, आप हवा के झोंके के साथ बदलते नहीं हैं, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों का साथ दीजिए, एक दूसरे पे भरोसा करिए, विश्वास करिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली नहीं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैसेज था। और मैंने तो इस पे सर एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था जैसे ही पुतिन साहब भारत में लैंड करेंगे, दिस विल हम्म। बी स्टार्ट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैंने उस जिस जब ये टेक ऑफ किया था, उन्होंने रशिया से भारत आने के लिए, उसी समय मैंने वीडियो बनाया था कि ये जो विजिट है ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगी। क्योंकि अभी तक वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता था सर, कि अमेरिका डिक्टेट करता था, यूरोप उसको एंडोर्स करता था, यूएन का प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता था, और पूरी दुनिया को डिक्टेट किया जाता था कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। इस बार ये कुछ भी नहीं चला। और यही बात थी कि एक तरफ रशिया पे सैंक्शन और भारत पे दबाव, और रशिया का साथ देने के लिए भारत पे टैरिफ, एक तरह से सैंक्शन ही था वो। उसके बाद भी भारत और रशिया की दोस्ती प्रगाढ़ रही। इसका मतलब जो पुराना ढर्रा था दुनिया में अमेरिका के दबाव में काम करने का, अब वो दिन लद गए। सक्षम देश अगर एक दूसरे पे भरोसा करते हैं तो वो इस तरह की चुनौतियों को पार कर लेंगे। मेरे को लगता है ये एक सबसे बड़ा मैसेज था ट्रम्प साहब की यात्रा कुछ जो बातें आई इसमें विशेषकर एक तो अ, आपस में लोकल करेंसी में ट्रेडिंग की बात आई, जो कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी है। वैसे तो रूपी रूबल बहुत पहले भी हुआ करता था, लेकिन आज की जो बात है वो थोड़ी सी अलग है। और ट्रेड डेफिसिट घटाने की जो बात आई आपस में, $100 बिलियन का जो टारगेट रखा गया, वो देखने में तो थोड़ा एम्बिशियस लगता है, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे लगता है कि ये बहुत शीघ्र कर लिया जाएगा। फिर जो वीज़ा रिजीम आपस में एक दूसरों की रिलैक्स की गई है, और मुझे ये लग रहा है कि रशिया में भी एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई खाली एक कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी से बढ़ के और थोड़ा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव किया जाए, और उसके लिए भारत के पास जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है उसका उपयोग लेने के लिए मुझे लगता है कि रशिया भी आगे मूव कर रहा है। साथ बिल्कुल में सही। साथ में ब्रिक्स ब्रिक्स का भी मेंशन किया गया, जबकि सबको पता है कि ब्रिक्स इज लाइक ए रेड रैग टू ट्रम्प। ब्रिक्स की चेयर हो अगले साल भारत करेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही गई। और जो कोऑपरेशन के जो आइडेंटिफाई किए गए एरियाज, जिसमें ऑयल बहुत प्रमुखता से है, ऑयल है, एनर्जी ओवरऑल इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, और आपके दूसरे क्षेत्र, डिफेंस तो खैर है ही, उसका नाम नहीं लेते हैं, बात अलग है। तो फिर इसको जो है, ये जो आपने फ्रेमवर्क क्रिएट किया विश्व व्यवस्था बदलने वाला, उसमें कैसे फिट बैठता है? सर ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये कि अगर हम इस समय जो दुनिया में चल रहा है, अगर हम यूक्रेन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से पहले पे जाएं, अगर आप देखें तो दुनिया में यूरोप इज ए स्टेगनेंट इकोनॉमी, वहां कुछ बचा नहीं। स्टेगनेंट इकोनॉमी है, इंटरनल क्राइसिस है, इमिग्रेंट्स के क्राइसिस हैं, और यूरोप के अंदर आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं। अमेरिका की भी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आज ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन का उधार हो गया अमेरिका। $38 ट्रिलियन। अब $38 ट्रिलियन ट्रंप साहब क्या इनकी कोई भी पुश्तें होंगी वो इसको चुका नहीं सकती। तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गोलमाल अमेरिका की तरफ से दुनिया में होगा, चाहे वो इन द नेम ऑफ करेंसी डिवेल्यूएशन हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का एक दुनिया में फ्रॉड हो, बैंकों को मैनिपुलेट किया जाए, करेंसी को मैनिपुलेट किया जाए। अमेरिका को अगर अपने आप को बचाना है तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को अमेरिका बहुत बड़े ढंग से मैनिपुलेट करेगा, और इससे दुनिया में बहुत बड़ा नेगेटिव असर आएगा। ये बात हमें माननी होगी।
तो इसीलिए पहली बात तो यह है कि अमेरिका अपने बोझ के तले दबता जा रहा है, और इस समय बहुत जरूरी है कि हम लोग डॉलर से बच के चलें, क्योंकि डॉलर किस डायरेक्शन में जाएगा ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल कॉल होगी। इसमें इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन कहीं से समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, जैसा यूरोप की हालत है, हालत खराब है। अब रही बात कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद जो यूरोप ने मूर्खता करी कि हम रशिया से एनर्जी नहीं लेंगे, तो जिसको कहते हैं ना कि आप जिस पेड़ पे बैठे हो उसी को ही काट रहे हो। हालत ये हुई है कि आज अमेरिका की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 से 3 गुना, जो यूरोप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 से 3 गुना बढ़ गई। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, लोकल इंडस्ट्री खत्म हो गई, उनकी डिपेंडेंसी चाइना पे और बाकी दुनिया पे और बढ़ गई। जहां वो अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाह रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रांग करना चाह रहे थे, उल्टा कर बैठे। क्योंकि अब एक तो उनको एनर्जी खरीदनी है बाहर से, वो भी दुगने तिगने दाम पे। जो चीज वो पहले बना रहे थे और जो उस पे उनको आगे बढ़ना था, अब जब वहां एनर्जी नहीं रही तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? और जो वहां से थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग और केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स करते थे, उसका क्या करेंगे वो? तो सारी की सारी जो उनकी इंडस्ट्रीज थी वो वापस ज्यादा से ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हो गई। तो जो वो करना चाह रहे थे चाइना को साइडलाइन, वो उल्टा फंस गए अपने ही मूर्खता से। जहां तक ट्रंप साहब की बात है, उन्होंने टैरिफ लगाई ये सोच के कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हूं, लोग दौड़ के मेरे पास आएंगे। वो इस गलतफहमी में थे कि लोग आपको बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं। दुनिया ने उनको इग्नोर किया और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया नहीं। जितने इन्वेस्टमेंट आए वो उन्होंने हाथ मरोड़ के जबरदस्ती दादागिरी करके धमका के कमिटमेंट करा लिए। अब ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने अभी तक $17 ट्रिलियन का कमिटमेंट ले लिया। अरे $17 ट्रिलियन अगर अमेरिका में इन्वेस्ट हो गया तो सारे के सारी सिक यूनिट होंगी, वो बेचेंगे किसको? क्योंकि $17 ट्रिलियन लगाने के बाद अल्टीमेटली बाजार तो वही है जहां चाइना इंडिया ऑपरेट कर रहा है। वहां पे आपको इंडिया और चाइना से काम कर मतलब कि कॉम्पीट करना है। अगर आप में इतना ही दम था तो आपकी कंपनियां छोड़ के चाइना क्यों गई? और आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा सर? हार्डवेयर। आपको मैन पावर आपके पास नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, आपके वेजेस भारत और चाइना के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा है, तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो। रही बात कि हम रोबोटिक्स बनाएंगे, तो रोबोटिक्स की अगर आप फैक्ट्री चलाओगे तो आपकी पॉपुलेशन को क्या मिलेगा? आप और भी ज्यादा मोनोपोलीज क्रिएट कर दोगे विच आर ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का यह मॉडल तो अपने आप में बहुत ज्यादा, आई विल से कि कन्फ्लिक्टिंग है। यूरोप में कुछ बचा नहीं। तो अब जो कहा जा रहा है, ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, तो इंडिया रशिया के बीच में जो पार्टनरशिप वो इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत और चाइना के बीच जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। चाइना कभी भी भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट देगा। रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, बाजार नहीं है। तो जो रशिया है वो भारत को टेक्नोलॉजी देगा। भारत और रशिया ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट को प्रोडक्शन के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, रशिया में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रॉ मटेरियल, और दोनों मिलके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो China+1 की जो हम बात कर रहे थे, भारत प्लस रशिया का जो ज्वाइंट वेंचर्स होंगे, दैट विल बी ट्रूली China+1 के मॉडल में वो फिट होते हैं, क्योंकि दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, बाजार है और इन्वेस्टमेंट की क्षमताएं हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक सही मॉडल है। अभी जो अगर हम बात कर रहे हैं $100 बिलियन की, तो सर दुनिया में करीब 27-28 ट्रिलियन का व्यापार होता है। अब उसमें $100 बिलियन इज नथिंग अगर देखा जाए तो $100 बिलियन, लेकिन इस हिसाब से अच्छा है कि अगर हम यूक्रेन से पहले की बात करें, अगर हम 21-22 की बात करें, जब यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, उस समय जो ट्रेड होता था रशिया से इंडिया और इंडिया से रशिया का, अगर हम टोटल भी देख लेते हैं सर, तो भारत से करीब $2-3 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे और वहां से करीब 4-5 बिलियन का हम इंपोर्ट करते थे। तो बहुत बड़ा कोई रिलेशन नहीं था अदर देन डिफेंस एक्सचेंज को लेकर। हम हथियार खरीदते थे और जो भी स्पेयर पार्ट्स रशिया हमको देता था, हथियार देता था,
वो ट्रेड होता था, और थोड़ा बहुत जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हमारे यहाँ से जाते थे, फार्मास्यूटिकल जाते थे, ज्वेलरी जाती थी, कारपेट्स वगैरह जाते थे, यही जाता था। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम दोनों मिलके काफी बड़ा ट्रेड करेंगे। तो इस स्थिति के अंदर जैसे ही भारत ने इंपोर्ट शुरू किया क्रूड का, तो जो हमारा ट्रेड है वो पहुंच गया $60 बिलियन 3 साल में। हम्म तो कहां हम्म पे 5-6 था, वो बढ़ के सीधा 50-60 पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्रूड, जो भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है और रशिया के पास बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ये एक नेचुरल अलाइनमेंट है। दूसरा जो एनर्जी और स्ट्रेटेजिक मिनरल का सोर्स है, वो है आज आपकी तारीख में रेयर अर्थ। रेयर अर्थ अपने आप में क्रिटिकल कंपोनेंट है, भारत के पास भी है, रशिया के पास भी है। दोनों देश अगर मिलके टेक्नोलॉजी डेवलप करें टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस इन द वर्ल्ड मार्केट, तो पूरी दुनिया में चाइना के बाद इंडिया रशिया कॉम्बिनेशन कैन बी द सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मैग्नेट्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा जो भी मिनरल्स हैं, जैसे प्रीशियस मेटल, इस समय हम बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की, तो गोल्ड बहुत बड़ा एक इशू बनता है। रशिया के पास रिजर्व्स हैं, भारत बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहां पे भी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अगर होता है, और रूपी रूबल ट्रेड की जगह अगर हम अपने यहाँ पे ट्रेड बढ़ाते हैं, जो रशिया को चाहिए वो भारत बना के दे, तो मुझे लगता है कि भारत की इंडस्ट्री को मौका मिलेगा। हम जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको एड्रेस पर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही भारत की इंडस्ट्री की, कि हम लोगों ने कभी भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है रशिया की और जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है, हमने उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जितनी कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, वो मिलावट और कॉर्नर कटिंग के अलावा आगे बढ़ती नहीं। तो ना वो अपने देश के कंज्यूमर्स को खुश कर पा रहे हैं, ना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट चैलेंज है। अब मोदी साहब इसको भारत की इंडस्ट्री का माइंडसेट कैसे बदलेंगे कि वी शुड फोकस ऑन क्वालिटी एंड रेस्पेक्ट द लॉज, जब तक ये नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि रशिया के लिए चैलेंज ये रहेगा कि भारत के साथ हम रूपी में कब तक ट्रेड करें, क्योंकि रूपी इकट्ठा करके हम करेंगे क्या। तो अल्टीमेटली भारत के लिए परेशानी होगी। तो भारत को रुपये बहुत इकट्ठा होमवर्क करके वो करना है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर वही मैं कह रहा हूं, तो इन्वेस्ट वो तभी करेंगे जब भारत में उनको ज्वाइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ज्वाइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज के लिए भारत के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे रिफाइनरी है। अब रिफाइनरी जो थी वडनार में, वो अब रशिया के पास है, नायरा की। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इसमें भारत की जो इंडस्ट्री है, रशिया भारत में बनाएगा, इन्वेस्ट करेगा, भारत में बनाएगा, भारत की मैन पावर को यूज करेगा और अपना प्रोडक्ट उठा के वापस ले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रही है? इसका मतलब यह है कि भारत को आप यूज करो, यहां का रिसोर्स यूज करो, यहां का मैन पावर यूज करो, और कमाओ और ले जाओ, और थोड़ा बहुत भारत में भी बेच दो। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है। हमारे यहाँ जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है उसको फायदा नहीं मिलता है। हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रशियन इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो विद फुल टेक्नोलॉजी, फुल ऑटोमेशन आएगा। वो हमारे यहाँ लेबर यूनियन और बाकी झंझटों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है सर कि ये इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन उसका जो वाइड स्प्रेड ग्रोथ है वो तभी होगा जब भारत की कंपनियां सुधरेगी और हम लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे चाइना ने किया। उसको सुधरने में टाइम लगेगा। वो हमारे यहाँ पे माइंडसेट ब्लॉकेड है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मानसिकता की प्रॉब्लम है। उसको मोदी साहब किस कानून से सुधारेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। जी अच्छा। इसमें एक और भी चीज़ जो डिस्कस हुई, वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स की बात हुई। और 2 कॉरिडोर्स, तो जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर की तो बात हुई, और जो आपके नॉर्थ साउथ एनएसटीसी जो है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इनकी बात तो नॉर्मल सी है। एक वो आर्टिक कॉरिडोर की बात हुई। वो आर्टिक कॉरिडोर की बात क्यों हुई, मैं समझ में नहीं आया। सर देखिए, ऐसा है कि अभी तक जितना भी सप्लाई आ रही है ब्लैक सी से, वो सब टर्की के और उस एरिया से आ रही है।
और फिर रेड सी का चैलेंज है, और यहाँ पे अमेरिका के वॉरशिप्स वगैरह ज्यादातर खड़े हैं। तो कभी भी यहाँ पे ईरान में और यमन में और कहीं पे भी अगर थोड़ी भी उछल कूद होती है तो उसका असर इंटरनेशनल रूट पे पड़ता है। अब डिपेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली क्या है कि रशिया और हमारे बीच में बॉर्डर डायरेक्ट टच नहीं होता है। जैसे चाइना और रशिया के बीच में है तो उन्होंने पाइपलाइंस लगा दी, तो रशिया से जो भी गैस या क्रूड आएगा वो पाइपलाइन से आ जाता है। चाइना को कोई दिक्कत नहीं है, उनके सप्लाई में कभी रशिया के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोगों को क्योंकि सी रूट लेना पड़ता है, मिडल ईस्ट के रास्ते से जाना पड़ता है, और ये हमेशा हॉट प्रोडक्ट रहेगा क्योंकि अमेरिका यहां दखल करता रहेगा, इजराइल का इशू रहेगा, ईरान का इशू रहेगा, यमन का इशू रहेगा, ये इतना आसानी से रिजॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमेशा इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अल्टरनेट रूट चाहिए। आर्कटिक रूट का पर्पज ये है कि वहां से अगर हम वाया कोरिया चाइना के आगे से होते हुए हम अगर बे ऑफ बंगाल से इंडिया पहुंचते हैं तो एक ये रिलीफ मिलता है, एक अल्टरनेट रूट क्रिएट होता है, और वहां से आने के लिए जो साइबेरिया और उधर का एरिया जो है वो इसलिए है क्योंकि वो सब कोल्ड जोन है। हमारे पास अभी तक उस तरह के बड़े टैंकर और शिप्स नहीं है जो आर्कटिक के एरिया से क्रॉस कर सके। तो यू ऑलवेज नीड ए हॉट वाटर पोर्ट। हॉट वाटर पोर्ट आपका सारा ब्लैक सी मीन्स सदर्न साइड ऑफ रशिया है, वहां से रिस्क बना रहता है। अभी भी जैसे 3 टैंकर्स के ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया, नहीं, तो भारत के तो जो सारा जो एक्सपोर्ट है वो बाल्टिक्स में जाता है, तो वो तो और पूरा चक्कर लगा के, यूरोप का पूरा चक्कर लगा के जाता नहीं वो तो है ही। मैं वही कह रहा हूं सर कि इस समय जो सिचुएशन है, अगर है। आप और भी बातें The आगे, route is west coast to St. Petersburg. हाँ, तो वही जो जोन है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग ही एक एरिया है उस आर्कटिक साइड में जहां पे आपको कह सकते हो कि ऑल सीजन पोर्ट मिल जाता है। लेकिन अल्टरनेट रूट्स जरूरी इसलिए है कि जिस तरह से कल को मान लीजिए यूरोप ने सैंक्शन लगाए या कल को कोई वहां पे स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि जो क्रूड है वो एसेंशियल सप्लाई है, अगर रुकता है तो सीधा भारत को आप चोक कर सकते हो। तो इसीलिए 2-3 अल्टरनेट रूट अगर बनते हैं उस पर अगर हम आज से प्लान करेंगे तो हो सकता है कि कोई रास्ते निकल जाए। हो सकता है कि रशिया कोई ऐसी पाइपलाइन डाल दे जो कोरिया तक आ जाए और वहां से फिर लोडिंग शुरू हो जाए तो पूरा ना करना पड़े, जल्दी काम हो जाए। या हो सकता है कि कल को चाइना के साथ और ब्रिक्स के तहत एक ऐसा कोई समझौता हो जाए कि भाई रशिया की पाइपलाइन वाया चाइना और चाइना से फिर इंडिया में आ जाए, ऐसा कोई रास्ता निकल जाए। तो कई तरीके हो सकते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है एक्सप्लोर करना जरूरी है। और अब जैसे चाइना ने तो पूरी रेलवे लाइन डाल दी चाइना से लेकर ईरान तक। अब अगर ईरान को भी आप मान लीजिए बैरिकेड करता है अमेरिका कल को, तो आज चाइना ने तो पूरा रेलवे ट्रैक बना दिया। 2 हफ्ते में आपको अगर एक के पीछे एक आपने रेलवे रैक भी डाल दिए क्रूड भर के, तो काफी हद तक सप्लाई वो वहां से भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हर कंट्री अपने आप को जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, उससे अपने आप को हेज करने के लिए अल्टरनेट ट्रेड रूट्स को तो देखेगा ही, अल्टरनेट मार्केट्स भी देखेगा और अल्टरनेट करेंसी भी देखेगा। वही सारा प्रयास भारत और रशिया के बीच में भी चल रहा जी। और इधर जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, एक इसमें से एक अभी जो मैं देख रहा था, मैं जेफरे सैक्स और जॉन मीरशाइमर, जो कि बहुत पहले से जो यूक्रेन का पूरा इनका काम हुआ उसको उसकी आलोचना करते रहे, तो उनको मैं देख रहा था कल, और वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि 2022 में जो आपने रशिया की एसेट सीज की, डॉलर एसेट्स, उसके बाद से चाइना ने और भारत ने और सऊदी अरेबिया ने, सभी ने आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदने बंद कर दिए, धीरे धीरे लिक्विडेट करते जा रहे हैं और गोल्ड एसेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। भारत भी यही कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि भैया तुम $3 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, और अभी जो है वो लेटेस्ट उन्होंने बताया कि ये बेसेंट बेसेंट को वो इडियट समझते हैं कि अभी बेसेंट ने वो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं वो खुद अमेरिका को खरीदने पड़े हैं, जो पहले वो दूसरे लोग खरीद लिया करते थे। तो इस सिचुएशन में और लगातार बढ़ती हुई डेफिसिट में
कह रहे कि भाई यूएस इकोनॉमी के पास आखिरकार कितने दिन है, और इसलिए अगर वो यूक्रेन से भागने का प्रयास कर रहा है तो कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि ट्रम्प इज अ पीसनिक, वो इसलिए कर रहा है कि अब उनकी औकात ही नहीं है। ये बात सही है सर। अमेरिका, जैसे मैंने पहले भी कहा थोड़ी देर पहले, कि इस समय हालत ये है कि अमेरिका के करेंसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाह रहा, और उसका सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया सैंक्शंस लगा के, स्विफ्ट सिस्टम को डिसरप्ट करके। तो दुनिया को लगा कि यार ये लोग तो कभी भी अपनी करेंसी को दे विल बी यूजिंग एज ए वेपन। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा। इसके अलावा जो रशिया के एसेट सीज किए गए, इस समय यूरोप में ये चल रहा है कि जो एसेट सीज किए गए हैं वो एसेट्स हमको यूक्रेन को देने चाहिए फॉर लड़ाई और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन। इसको लेकर यूरोप में बहुत भयंकर विवाद है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम ऐसा के, कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं क्योंकि पैसा उनके पास भी नहीं है, ट्रंप ने उनको फंसा दिया ये कह के नेटो का खर्चा तुम उठाओ, 5% अपना जो बजट है वो डालो। 5% बजट का मतलब है सर कि कुल मिला के आप अमेरिका से हथियार खरीदो और अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस है उनको अमीर बनाओ, और चाहे वो महंगे हथियार हैं, स्पेयर पार्ट है, क्योंकि जब सरकार खरीद रही है और अमेरिका से ही खरीदना है तो 2 रुपए के चीज का 5 रुपए तो वो वसूल करेंगे, वो तो दुकानदार है, वो तो कोई ट्रम्प साहब चैरिटी तो करते नहीं। तो वहां पे यूरोप फंस गया। अब सवाल इस बात का हो रहा है कि जब पैसे नहीं है, आपकी हर इकोनॉमी स्टेगनेंट है और नेगेटिव में जा रही है जीडीपी, उस स्थिति के अंदर रशिया के एसेट जो सीज किए हम उनको यूज करेंगे। वहां पे आ जाता है इंटरनेशनल लॉ कि किसी भी कंट्री के सोवरेन एसेट्स को जो आपके पास रखे गए हैं एज ए गारंटी या डिपॉजिट्स, आप उसको सीज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही रशिया के एसेट्स को यूरोप ने सीज किया और यूटिलाइज किया, जो क्रेडिबिलिटी ऑफ यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम है वो जीरो हो जाएगी। तो कल को लगेगा यार ये कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम में किसी का भी माल दबा देंगे, तो लोग वहां रखना बंद कर देंगे। उसके अलावा एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज आप वो कर नहीं सकते, तो कल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लीजिए रशिया के फेवर में जजमेंट दे दिया, तो $300 बिलियन इन सारे देशों को इकट्ठा करके वापस देना पड़ेगा। तो ये वहां फंस गए कि 300 बिलियन लाएंगे कहां से हम। तो बहुत सारे मुद्दे कॉम्प्लिकेटेड है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, ये लोग ये भूल गए कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनी ने सैंक्शन लगने से पहले रशिया में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ। आफ्टर रशिया तो मार्केट था, उसका ये अंदाज लगाया जा रहा है कि करीब 800 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक ऐसे एसेट्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियों ने वो रशिया में क्रिएट किए हुए और इन्वेस्ट किए हुए। तो रशिया का कहना बहुत साफ है कि तुम हमारे एसेट्स को अगर सीज करते हो तो हम तुम्हारे कर लेंगे, तो तुम 300 रखोगे हम 900 दबा देंगे। और वो उनको करना क्या है, वो तो सारा एसेट सीज करके वो वापस रशियन कंपनीज को दे देंगे, चाइनीज कंपनी को दे देंगे, फैक्ट्री चलाओ तुम, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। अब ये यूरोपियन को सब उनको करना क्या है, कानून पास करना है कि ऑल एसेट्स विच इज बिलोंगिंग टू XYZ कंट्री और डोमेन are nationalized and we can hand it over to any interested party who is willing to run। खत्म, एक कानून बनाना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमी में, वो है करेंसी। और जिस तरह से यूरोप जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, इससे अमेरिका और यूरोप दोनों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जो सवाल आपने उठाया कि इस समय हम करेंसी छोड़ के गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, उसका बेसिक पर्पस यही है कि हम ऐसी करेंसी पे जाएं विच इज टाइम टेस्टेड और जिस पे पूरी दुनिया को भरोसा हो, तो अल्टीमेटली इट इज बैक टू गोल्ड। दूसरी तरफ ट्रंप साहब के दिमाग में जो खुराफात चल रही है वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, कि हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से खेल खेलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए ट्रंप साहब की पर्सनल जो फैमिली एसेट्स हैं वो क्रिप्टो में घुसते जा रहे हैं, तो वो क्रिप्टो को खेलना चाह रहे हैं। तो ये दो अलग आइडियोलॉजी हैं। मुझे लगता है क्रिप्टो इज टेक्निकली ए फ्रॉड, चाहे उसको आप कितना भी जस्टिफिकेशन करें, क्योंकि उसके पास अंडरलाइनिंग एसेट कुछ नहीं। तो आप डॉलर को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब डॉलर जो अपने आप में एक पूरी तरह से पेपर वर्क मतलब रह एक गया है। एक फिएट करेंसी को आप डबल फिएट बना रहे हो।
हाँ, तो आप मतलब एक जो फेक करेंसी थी उसको आप जो भी थोड़ी बहुत डॉलर की वैल्यू बची थी आप उसमें इंटरचेंज करके जस्टिफाई कर रहे हो। तो जब डॉलर की वर्थ नहीं रहेगी आप आर्टिफिशियली क्रिप्टो की वर्थ बढ़ा दोगे और बाद में कहोगे कि देखिए डॉलर की वैल्यू नहीं है लेकिन हमने 10 या 30 ट्रिलियन डॉलर के हमारे पास क्रिप्टो है। अब उसका मतलब क्या है? तो दुनिया तो उसको मानेगी नहीं। तो अल्टीमेटली उस क्रिप्टो को खरीदेगा कौन? उसको खरीदना पड़ेगा वापस अमेरिका कोई, अगर एक्सचेंज करना है। उस स्थिति में अमेरिका का इन्फ्लेशन क्या होगा? क्योंकि पूरी दुनिया तो वैल्यू करेगी गोल्ड के कंपैरिजन में और ट्रम्प साहब करेंगे क्रिप्टो के कंपैरिजन में। तो देयर विल बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर यूरोप। और जो भी क्रिप्टो ओरिएंटेड इकोनॉमी है या कंपनीज जो देख रही हैं, मुझे लगता है ये जो बबल है ये बहुत जल्दी फटेगा और ट्रैप में अमेरिका ही फंसेगा, क्योंकि धीरे धीरे हर आदमी जो ट्रम्प का फ्रॉड क्रिएट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो एंड डॉलर गेम, इससे बाहर निकलना चाह रहा है। और जब तक डॉलर आपके पास है आप उस क्रिप्टो के ट्रैप में फंस सकते हो। तो इसीलिए हर कंट्री डॉलर से हटकर या तो अपनी करेंसी पे आ रहा है और जो रिजर्व करेंसी है वो गोल्ड के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा है। इसीलिए ये पूरी दुनिया में आपको एक तरह से उथल पुथल दिख रहा है। अच्छा, एक बात ये भी देखने में आएगी, आगे चल के बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा कि साहब ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो ये मूवमेंट बनाना चाहते हैं और बाकी पूरी दुनिया जो है वो अगर रेजिस्ट कर रही है, साथ में इनका खुद का जो डेट बर्डन है वो इतना बढ़ता चला जा रहा है, लोग ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद नहीं रहे हैं, तो ये आखिरकार एक हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन को कितने दिन तक टाल पाएंगे? सर देखिए यही एक खेल है पूरा। अभी तक क्या हो रहा था कि रशिया अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये डॉलर छापते थे और बाकी दुनिया इनसे डॉलर खरीद लेती थी जैसे बॉन्ड के रूप में और इनको पैसा मिल जाता था। तो एक ये पेपर पे खेल रहे थे। अब दुनिया हो गई समझदार। अब इनका वो जिसे कहते हैं ना कि भाई जो टोपी में हाथ डाला और हर बार खरगोश निकाल दिया, ये अभी तक जो खरगोश निकालने का खेल कर रहे थे अब वो चलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली या तो इनके ऊपर सिरदर्दी ये होगी कि इस पूरे डॉलर को करें क्या, और अगर ये नहीं करेंगे, अगर सेल्फ खरीदेंगे तो आपको खुद पे भी इंटरेस्ट बर्डन तो देना। अब सेल्फ में कौन खरीदेगा? सेल्फ में या तो आपको और नोट छाप के देने पड़ेंगे, और नोट छापेंगे, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है जो कभी रुकने वाली नहीं, या अमेरिका के अपने ही बैंक इसके इनके सरकारी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो खरीदेंगी। मतलब आप अपने ही देश को कमजोर कर रहे हैं और उन बैंकों को भी पता है कि इसमें कोई दम नहीं है, यहाँ पे कोई सर्वाइवल का रास्ता नहीं है, लेकिन करें क्या, मजबूरी है। तो ये अपने ही ट्रैप में फंसते जाएंगे। ये विशियस सर्कल है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। तो मुझे लगता है ये बबल फटेगा जरूर। 5 7 10 साल लग सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे चीजें बॉयल अप होंगी। दूसरी तरफ तब तक वो 10 साल जब तक ये बबल फटेगा, मुझे लगता है बाकी जो बड़ी इकोनॉमीज है जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है, चाइनीज इकोनॉमी है, रशियंस हैं, बाकी जो ब्राजीलियंस हैं, जो ब्रिक्स नेशन है, तब तक इनके पास ये टाइम रहेगा कि जो लोग डॉलर के नेटवर्क से बाहर निकलना चाहते हैं, मुझे जो लग रहा है सर, वो सब लोग ब्रिक्स में ज्वाइन हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप डॉलर को इग्नोर करते हो तो यू नीड अ अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम एंड दैट इज गोइंग टू इमर्ज थ्रू ब्रिक्स नेशन नेटवर्किंग। और उस स्थिति में जितना भी ट्रेड जो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, आज अगर हम देखें तो ब्रिक्स का जो जीडीपी है वो G7 से ज्यादा है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम टोटल गेम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुनिया दो तरफ से बटेगी। एक तो जो डॉलर ओरिएंटेड खेल खेलेंगे और जो डॉलर को अवॉइड करके ट्रेड करना चाहते हैं वो ब्रिक्स में जुड़ते जाएंगे। क्योंकि ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन है ब्राजील वाला भी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था वी विल प्रिफर एंड प्रमोट लोकल करेंसीज। इसका मतलब यह है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डॉलर। तो ये बात हर लेवल पे हो रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्रीमेंट अब लोकल करेंसी में हो रहे हैं। तो ये मैसेज तो है। और 10 साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा एस्टिमेट ये है सर कि बाय 2035
जो डॉलर डोमिनेंस रहेगा वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रेड पे, वो मेरे ख्याल से करीब 35-40% के आसपास ही रह जाएगा। बाकी जो होगा वो नॉन डॉलर पे चला जाएगा, विच इज ए बिग रिलीफ टू द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और अमेरिका के जो अपना क्लोज नेटवर्किंग ग्रुप होगा वही डॉलर में खेलेगा। बाकी दुनिया अलग अलग करेंसीज में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेगी और एक डिफरेंट तरह की सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगी, जिसमें यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी लीस्ट हो जाएगी। एंड दैट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यूएस एज ए ग्लोबल पावर। फिर वो डोमिनेंस जो है अमेरिका का, वो भी खत्म हो जाएगा। तो 10 साल मेरा एक टाइम। जो अमेरिका का जो है, खासतौर से अमेरिकन मार्केट का जो चल रहा है इस वक्त, वो हेविली डिपेंडेंट है एआई पे। और लोग बहुत ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये भी एआई जो है ये .com बबल की तरह है और ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है। और अगर ये होता है तो फिर तो भाई यूएस की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। सर ये बात सही है, और ये बात तो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है कि जिस तरह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में बबल है, अब उस स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें क्योंकि ये वही तो वाली बात होती है कि जैसे .com का था और उसके बाद यही बात होती थी कि भाई ये .com आपने बना तो दी, इसके वैल्यूएशन बढ़ा बढ़ा के बना दिए, लेकिन इसका बैकअप क्या है, इसके पीछे एसेट बेस क्या है? इसी तरह से इस एआई के पीछे एसेट बेस क्या है? सर क्या हुआ ना कि ये बबल इसलिए हो गया क्योंकि पिछले 3-4 साल में अगर हम ध्यान से देखें तो जो एआई नाम पे जितने स्टार्टअप बने पिछले 3-4 साल में, जी। उन सब में मासिव इन्वेस्टमेंट्स हुआ। करीब 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो एआई स्टार्टअप्स में हुआ है। अब एआई स्टार्टअप्स में उन्हीं कंपनियों ने, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो वेंचर फंड्स हैं, उन्होंने पैसा लगाया। क्योंकि वहां पे भी तो क्या है ना सर, कि एक की टोपी दूसरे के सर। मैंने एक कंपनी बनाई जिसकी वैल्यूएशन थी ₹10 या $10। किसी ने आके उसको कहा ठीक है मेरे को तुम 10% दे दो और मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यूएशन है 100। फिर उसने उसको आगे बेच दिया 200 में। 200 वाला ने कहा ठीक है मैंने जो 10 में खरीदा था उसकी वैल्यू हो गई अब 20, मैं बेच के निकलता हूं, तुम सामने वाले को 40 में बेच दो। तो एक की टोपी दूसरे के सिर पे ये खेलते खेलते ये पहुंच गए आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में। और वहां तक तो ठीक है वैल्यूएशन में, रेवेन्यू कहां है? आज हालत ये एग्जैक्टली है कि जिस जिस तरह एग्जैक्टली से रेवेन्यू एग्जैक्टली नहीं यही है। चीज .com में हुई थी, रेवेन्यू कहाँ है? करेक्ट। क्योंकि मेरे को एक याद है सर कि जब 2000 की बात है, हम एक कंपनी में थे तो वहां पे ये बात चल रही थी कि भाई हर आदमी .com कर रहा था। जो इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आते थे मैनेजर्स के साथ, उसको लेके हमारा काफी आर्ग्यूमेंट होता था। मैं उनको पूछता था भैया इसमें रेवेन्यू का, नहीं नहीं देयर विल बी लॉट ऑफ आई बॉल्स। अरे आई बॉल से पेट भरता है क्या? तुम तनख्वाह में आई बॉल दोगे या आई बॉल से क्या खरीदोगे और क्या बेचोगे? वो आईबॉल के चक्कर में कि मेरे व्यूअरशिप कितनी है या मेरा कितने लोग देख रहे हैं .com मतलब वेबसाइट, उसको लेके लोगों ने वैल्यूएशन शुरू कर दिया कि जी मेरे पे देखो 1 लाख आदमी आ रहा है, मेरे पे 10 लाख आदमी आ रहा है। ये जो फेक नैरेटिव है, यही मैं कह रहा हूं, ये फेक नैरेटिव, चाहे वो .com हो, चाहे वो आज की तारीख में वैल्यूएशन ऑफ एआई कंपनीज हो, या जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी का जो फ्रॉड चल रहा है वो भी वैल्यूएशन का खेल है। उसमें 10 पैसे का भी पीछे कोई अंडरलाइनिंग एसेट नहीं है। ये सब जो फ्रॉड का 2 नंबर का पैसा है। जो आज इतना बूस्ट क्यों हुआ सर एआई, अगर आप क्रिप्टो, क्योंकि जिन लोगों ने रशिया से पैसा निकाला, यूक्रेन युद्ध के कारण जो पैसा माइग्रेट हुआ, वो सारा कहां गया? या तो वो दुबई गया या क्रिप्टो में गया। दुबई गया, उन्होंने वहां पे हाउसिंग एसेट्स या रियल एस्टेट खरीद लिए, और जिनको आप नहीं खरीद सकते थे आपने उसको क्रिप्टो में पार्क कर दिया। तो डिमांड सप्लाई का खेल है। जो चीज ₹10 में मिल रही थी आपने 20 में खरीदी, जिसको 20 में नहीं मिली उसने 40 में खरीदी, और क्रिप्टो के रेट बढ़ते गए। ये सब 2 नंबर का पैसा है, क्योंकि ना इसमें कोई सेंट्रल बैंक मॉनिटर कर सकता है, ना उसकी ऑडिट हो सकती है, ना उसकी कोई ट्रेसिंग हो सकती है। और कल को अगर ये .com की तरह अगर क्रिप्टो में अगर कोई फ्रॉड हो जाए और कह दे कि साहब हमें तो पता ही नहीं किसका पैसा कहाँ था, वो पूरा लेजर ही हमारा चोरी हो गया या साइबर क्राइम के चक्कर में वो डिलीट हो गया, तो जैसा जो पैसा जहां पड़ा था वो फ्रॉड वहीं का वहीं रह जाएगा। आप वापस कैसे करोगे? और दुनिया भर के अभी रेगुलेटरी चैलेंजेस आने बाकी हैं।
क्योंकि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ड्रग्स का पैसा रोका जाए, माफियाज का पैसा रोका जाए, क्रिमिनल्स का पैसे को रोका जाए। ट्रंप साहब खुद ही सबसे बड़ा काम कर रहे हैं क्रिप्टो फैला के, ये सब क्रिमिनल्स को रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र दुनिया है इस समय। तो बेहतर यही है कि जो टाइम टेस्टेड ओल्ड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम उस पे रहेंगे तो भारत बचा रहेगा, हमारा ट्रेडिशनल विजडम हमें बचाएगा। ये जितने हाइप क्रिएट किए जा रहे हैं, दे ऑल आर हेडिंग फॉर डिजास्टर। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप अगर ध्यान से देखें सर, तो आपने .com की बात करी, जो बबल बस्ट हुआ था 2000 में। आपका जो उसके बाद जो एक नया खेल आया था, वो आया था इसको कमोडिटीज और रियल एस्टेट को लेकर 2008 में जो बबल बस्ट हुआ था। एसेट थे नहीं, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, एक ही प्रॉपर्टी 30-40 बार बिक गई। प्रॉपर्टी एक ही थी, लेकिन उसको 20 बार रोटेट करके आपने उसके रेट 40 गुना बढ़ा दिए, तो वो बबल फटा। अब एआई का यही हाल है, क्रिप्टो का ये हाल है। तो दोनों तो बबल एक साथ बढ़ रहे हैं, एक स्टॉक मार्केट में और एक क्रिप्टो में। और जैसे ही ये पंचर होगा, डिजास्टर भयंकर होगा। और उसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, वो चैलेंज आएगा कि किस तरह से बाकी इकोनॉमीज अपने आप को इंसुलेट करें। एक और भी जो है वो आउटलुक आ रहा है, अगर देखे जाए कि फ्यूचर की बात करें तो ये जो आर्टिक पैसेज जो खुलने वाला है, जी, इसकी बात चल रही है कि भैया आर्टिक पैसेज जो है ये खुल जाएगा। गिव मी फ्यू मिनट्स। सर, तो जिस आर्टिक पैसेज के खुलने की बात हो रही है, यदि आर्टिक पैसेज खुल जाता है साहब, तब तो रशिया से ज़्यादा पोटेंशियल, रशिया से ज़्यादा रिच, रशिया से ज़्यादा सेंट्रल कोई कंट्री रहेगी नहीं। और भारत को रशिया ने जो है वो आर्कटिक में टू होल्ड भी दे रखा है। और वहाँ पे ये अभी जो बात हुई इसमें भी कि साहब की शेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे। तो ये कई लोग ये कहते हैं कि साहब कि यूक्रेन वाला जो सारा तमाशा किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि साहब की जो आर्टिक में जो पूरा का पूरा एक समझ लीजिए आधा आर्टिक जो है, वो आधे से ज़्यादा आर्टिक रशिया को बॉर्डर करता है। वो जो एडवांटेज है रशिया की, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सारा नाटक किया जा रहा है, बिल्कुल लेकिन वो सर। कर नहीं देखिए पाए, रशिया उल्टा स्ट्रांग हो गया। सर, ऐसा है ना कि लोगों ने गलत फहमी अच्छी, अगर आपका एजम्पशन गलत है, अगर आपने कैलकुलेशन गलत करी है, तो रिजल्ट सही कहां से निकल जाए। जमीनी हकीकत तो ये है कि आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ पे जो भी काम हो रहा था, वो इस समय फेवरेबल था इसके रशिया के। इन्होंने ये एस्टिमेट लगा दिया कि हमें अगर हमने रशिया को डिस्टेबलाइज कर दिया, तो उस स्थिति के अंदर हम इस पे कब्जा कर लेंगे। वेनेजुएला का भी यही खेल है कि उनकी भी नजर वहां के जो क्रूड एसेट्स हैं या ऑयल एसेट्स हैं उस पे है। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आई, इनको लगा कि रशिया वीक है, रशिया को हम आसानी से दबा देंगे। यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाया। यूरोप और अमेरिका के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है वो है। इन्होंने सब कुछ, जैसे क्रिप्टो में फेक करेंसी को इन्होंने एक एसेट बना दिया, इसी तरह से इन्होंने अपनी जो वीकनेसेस थी उसको स्ट्रेंथ दिखा दी। और उस बेस पे कैलकुलेशन करके इन्होंने रशिया से पंगा लिया और अब फंस गए। अब इनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर ये बात तो पक्की है कि ये लड़ाई ये हारेंगे, और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। लेकिन अब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कहते हैं कि हाँ हम हार गए, तो बची खुची जो दुनिया में इज्जत है, इनको कोई घास नहीं डालेगा। ये इस समय जैसे कहते हैं ना कि पतली गली ढूंढ रहे हैं कि कैसे भागा जाए और इज्जत बच जाए। इस समय अमेरिका और यूरोप का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से रेस्पेक्टफुली एग्जिट ढूंढो। हार तो हम गए, बर्बाद हम हो गए, हमने रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ा, जबकि जमीन और खो दी, बाकी काम और हो गया। तो ये सब काम इनको पता है, इनके पास पूरा असेसमेंट है। एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे पूरी दुनिया में इनका स्टेचर खत्म हो जाए। ये है सर पूरा खेल।
और रही बात रशिया की, रशिया के पास आबादी नहीं है लेकिन रिसोर्सेज है, और भारत के पास आबादी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो ये एक नेचुरल सिम्बायोटिक रिलेशन है रशिया इंडिया का, क्योंकि रशिया भी नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए। हम रशिया, इंडिया, चाइना का एक इक्विलिब्रियम जरूरी है, ओवर डिपेंडेंसी कैन बी फेटल, और ये बात तीनों समझते हैं। इसीलिए चाइना ने अपना ग्रोथ किया, इंडिया और रशिया मिलकर ग्रोथ कर सकते हैं, तो एशिया विल बिकम ए पावरफुल एसेट, और इंडिया रशिया पार्टनरशिप प्लस चाइना मिलकर हम वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हैं। ये इस समय पूरा इक्वेशन है, और यही चीज यूरोप और अमेरिका को बेचैन की हुई। बिल्कुल। तो आपका प्रेडिक्शन क्या है? सर, मेरा प्रिडिक्शन ये है कि अगले 2 महीने के अंदर यूक्रेन वॉर का कुछ रास्ता निकलेगा, क्योंकि ओडेसा चला जाएगा रशिया के हाथ में। जैसे ही अगर वो इन्होंने नहीं पोर्ट, किया तो नहीं, वो तो जाना ही जाना है रशिया को। सर, रशिया ने समझ लिया है कि अगर इनको अगर पोर्ट दे रखा तो ये न्यूसेंस करते रहेंगे, कल को अमेरिकन शिप्स में आएंगे, यूरोपियन शिप्स आएंगे, ये न्यूसेंस करते रहेंगे, सप्लाईज आएंगी, इनकी सिरदर्दी बनती रहेगी। तो इनको ठिकाने लगाने का तरीका है कि इनका तो पोर्ट रास्ता बंद किया जाए, क्योंकि जिस तरह से एग्रेशन शुरू किया है इन्होंने, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ओडेसा को ये लेंगे ही, एक इनका एजेंडा है। ट्रंप जितना डिले करेंगे दैट इज सुटेबल फॉर रशिया। इसीलिए रशिया बहुत आसानी से बैठा है कि आपका 28 पॉइंट प्रोग्राम हमको नहीं चाहिए, दोबारा कागज बना के लाओ, जब तक तुम कागज बनाओगे तब तक हम ओडेसा को अपने खाते में ले लेंगे। ये गेल है, बहुत सिंपल। उसके बाद बची लाइबिलिटी, यूक्रेन को कौन संभालेगा? तो यूक्रेन मेरे हिसाब से नो मंस लैंड बन के रह जाएगा, 1-2 शहर बचेंगे, बाकी वहां खेती करो और आराम से रहो, ज्यादा पंगा करने की जरूरत नहीं। अमेरिका की वैसे भी हालत खराब, पॉपुलेशन आधी हो गई है उसकी। आधी हो ही गई, ऑलमोस्ट लाइक सर 2 बिलियन लोग खत्म 56 हो गए। मिलियन से घट के कोई 27 मिलियन हो गई। सर 2 मिलियन लोग तो मारे गए, 1.7 टू 1.8 तो फौजी मारे गए, ये लड़ाई में मारे गए, ये पता लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर कि वहां हालत खराब। अमेरिका अपनी ही इकोनॉमिक कंडीशन और अपने बोझ के तले दब रहा है। यूरोप में कुछ बचा नहीं, एनर्जी उनको लेनी थी रशिया से, वो मिल नहीं रही सस्ती, अब उनको महंगी एनर्जी लेनी है। तो इसीलिए अब इनका पूरा फोकस है कि किसी तरह से यहां से दिमाग हटा के वेनेजुएला पे अटैक करो, ताकि दुनिया का अटेंशन वहां चला जाए, और अमेरिका ये कह दे भैया ये तुम संभालो, हम तो चले गए वेनेजुएला, हम वो फ्रंट संभाल रहे हैं। उससे ये होगा कि अगर कल को ये लड़ाई हारते भी हैं तो ट्रंप साहब ये कह देंगे देखो तुमसे एक फ्रंट नहीं संभाला, मैं दूसरे में बिजी था। तो ट्रंप साहब अपनी इज्जत बचाएंगे वेनेजुएला फ्रंट पे, और ये झुंझुना पकड़ा देंगे इसका यूक्रेन का यूरोप को कि तुम मैनेज करो भैया, मेरे बस की बात नहीं। तो अल्टीमेटली स्थिति ये होने वाली है, ये आपस में लड़ मरेंगे। इसीलिए जो भारत, रशिया, चाइना जो कर रहे हैं धीरे अपने अपने लेवल पे, वो ठीक चल रहा है। जी, तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।